Hi students, how are you? Hope you are good and we are doing your last homeworks. Today I am going to start a new chapter of your textbook, that is from Take to Territory. This is the second chapter of your history syllabus. In this chapter, first we will try to understand the introduction of the chapter, what things are given in the chapter. सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में हमें जानना क्या है, हमें समझना क्या है। तो इस चैप्टर में जो हमें जानना है, हमें समझना है, वो ये समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आई और किस तरीके से वो इंडिया में स्टेबल कर गई। फिर पॉलिटिकल जो पावर्स हैं उसने किस तरीके से अचीव किया, इन्हीं चीज़ों को इस चैप्टर में हमें समझना है। आपको याद होगा, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इन 1707 the last successful leader of the Mughal Empire, that was औरंगजेब, died. 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद there was not a single successful leader of Mughal Empire who can control the whole India. कोई भी सक्सेसफुल लीडर मुगल एम्पायर का नहीं हुआ जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सके। पूरे जो रीजन्स थे, पूरे जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस को एक बांध करके उनसे वो रेवेन्यू ले सके। जो लोकल सरदार थे, जमींदार थे, नवाब थे, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे थे। बहुत सारे नवाब, बहुत सारे जमींदार अवश्य हो गए थे जो रेवेन्यू राजकोष में नहीं दे रहे थे, वो जमा नहीं कर रहे थे और धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होते चले गए। इन्हीं में आप देखेंगे अवध, बंगाल, ये सब प्रांत इंडिपेंडेंट होते चले गए थे। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके टू मेनी प्रोविंसेस वेर गॉट देयर इंडिपेंडेंसी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। दूसरी ओर अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस समय, तो दे गॉट अ चार्टर फ्रॉम एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर हासिल किया, जिस चार्टर के थ्रू दे गॉट मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट एशिया। पूर्वी एशिया में, ईस्ट एशिया में ट्रेड करने की, एशियन कंट्रीज में ट्रेड करने की उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। उन्होंने एक चार्टर हासिल किया जिसके थ्रू अब दूसरी कोई भी यूरोपियन कंपनी इंडिया जैसे कंट्रीज में ट्रेड नहीं कर सकती थी। केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी थी जो यहाँ ट्रेड कर सकती थी। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, आखिर क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी? इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं। आपको याद होगा 1480 के बाद जो ऑटोमन एम्पायर्स थे, उन्होंने जो ट्रेड रूट्स थे उन पे कंट्रोल करना शुरू किया। आपको याद होगा कि इंडिया से जो ट्रेड थे, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क एंड स्पाइसेस, इनका एंशियंट टाइम से ट्रेड चल रहा था। यूरोपियन कंट्रीज तक इनके माल जाते थे और वहाँ इनकी काफ़ी हाई डिमांड थी। तो 1480 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर्स का इस पर कंट्रोल हो गया, उसके कंट्रोल के बाद जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोपियन जो व्यापारी थे, वो लगातार इंडिया से कांटेक्ट करना चाहते थे क्योंकि उनको पहले व्यापार में काफ़ी फायदा होता था। इंडियन प्रोडक्ट्स हाई डिमांड में होते थे और ऐसे में वो जो ट्रेड करते थे उससे उनको काफ़ी प्रॉफिट होता था। इसलिए 1485 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ने ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल कर लिया, एशियन ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल कर लिया, तो अब नए रूट्स को वो तलाशने लगे यूरोपियंस, जिसके थ्रू इंडिया से ट्रेड किया जा सके। इसी क्रम में आप देखते हैं कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे जो सेलर्स थे वो न्यू ट्रेड रूट्स के सर्च में निकले। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, जिसने अमेरिका के लिए न्यू रूट को डिस्कवर कर दिया। एंड 1498 में वास्को द गामा इंडिया पहुंचा। वास्को द गामा 1498 में इंडिया पहुंचा और इंडिया पहुंचने के बाद उसने यहाँ के
कंडीशन को देखा और फिर जैसे ही ये इंफॉर्मेशन यूरोपियन कंट्रीज में पहुंची कि इंडिया के लिए रूट को तलाश लिया गया है, वैसे ही वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो व्यापारी थे, वो इंडिया की तरफ आने लगे। कई कंट्रीज के जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए। इसमें पुर्तगीज, जिन्होंने गोवा में अपना बेस बनाया था, उसके बाद डच आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, ये सारे जो डिफरेंट कंट्रीज के जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया ट्रेड करने के लिए आए। अब जाहिर सी बात है, जब इतने तरह के ट्रेडर्स, इतनी तरह के कंट्रीज के मर्चेंट यहाँ आए ट्रेड करने के लिए, तो एक कंपटीशन हो गया मार्केट में और एक राइवलरी उनके बीच में शुरू हो गई, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। ईच एंड एवरी कंपनी जो थी वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करना चाहती थी ताकि उसको सेल करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। उस समय भी जब यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आई, उस समय भी जो मेन गुड्स सप्लाई किए जा रहे थे वो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इन्हीं चीजों को मेनली सप्लाई किया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज में। तो शुरुआती दौर में आप देखते हैं कि 17th सेंचुरी के लास्ट में और 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कि जो डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज थे, वो डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज आपस में राइवलरी उनकी हो रही थी, आपस में उनका कंपटीशन हो रहा था। ऐसे में स्पेशली यूरोप की जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके जो ट्रेड हैं वो बेरोक टोक चलते रहें, उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने ये प्रयास शुरू किया कि किसी भी तरह से इंडिया के पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व दिखाया जाए और पॉलिटिकल पावर्स अचीव किए जाएं। इसी क्रम में आप देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर्स अचीव करने शुरू किए। चूँकि जो मुगल लास्ट एम्पायर थे औरंगजेब 1707 में, उनके डेथ के बाद कोई भी मुगल का सक्सेसर उतना पावरफुल नहीं हुआ था जो पूरे इंडिया को बांध करके रख सके। तो इंडिया में छोटे छोटे रीजन्स इंडिपेंडेंट हो गए थे और वो जो छोटे छोटे रीजन्स थे वो हमेशा ही आपस में लड़ते रहते थे। वो अपने एरिया को बढ़ाने के लिए और अदर अपने बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए वो आपस में लड़ते रहते थे। ऐसे में वो इंटरनली काफी वीक हो गए हुए थे और इस वीकनेस का ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया और पहली उसकी जो राइवलरी आप जो उसका संघर्ष देखते हैं, दैट वाज इन 1757 जब पलासी की लड़ाई हुई थी एंड यही लड़ाई बढ़ते बढ़ते 1764 के बैटल ऑफ बक्सर तक पहुंचती है और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्सेशन का राइट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्सेशन का राइट मिल जाता है। आफ्टर गेटिंग द राइट ऑफ टैक्सेशन वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं और उसके बाद जो ये अदर कंपनीज हैं उन कंपनीज से उनका संघर्ष होने लगता है, स्ट्रगल होने लगता है। इस स्ट्रगल में फ्रेंच जो है वो लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देते हैं, लेकिन फाइनली फ्रेंच भी इंडिया से निकल करके चले जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी रह जाती है जो यहाँ ट्रेड कर सके। तो इस तरीके से ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेंच के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। 1746 एंड 1746 से लेकर के 1763 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था, कई वार्स हुए थे। कर्नाटक वार्स के रूप में इनको आप देखते हैं, इनको समझते हैं। इन वार्स के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्ट्रांग होकर के उभरी और जो अदर कंट्रीज की जो कंपनीज थी उन कंपनीज को इंडिया से जाना पड़ा। तो फाइनली ट्रेड पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली स्टेबल हो गया।
इसके बाद अब आगे की चीजों को हम अगले वीडियो में समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर से होते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया।